नमस्कार साथियों, पब्लिक 24/7 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ आईपीएस अधिकारी 81 बैच के श्री आनंद कुमार जी। शैलेंद्र सिंह एक पुलिस अधिकारी उत्तर प्रदेश में, उनके साथ 2003, 4, 5 में जो घटनाक्रम घटता है उसको लेकर हम चर्चा के लिए आए हैं। नमस्कार आनंद जी। नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। एक पुलिस अधिकारी के नज़रिए से जब हम देखते हैं, जी शैलेंद्र सिंह एमएमजी बरामद करते हैं, जी केस फाइल करते हैं, जी उसमें एक पोटा का एक्ट भी लगा देते हैं। मुख्तार अंसारी जी उसमें ट्रैप हो जाते हैं। जी इस आधार पर उनके साथ उस समय के राजनीतिक दलों के लोग दुर्व्यवहार भी करते हैं, जी उन्हें अपनी नीति को बदलने के लिए मजबूर भी करना चाहते हैं, जी जिसको वो नहीं कर पाते हैं, जी जो कि एक पुलिस अधिकारी को करना भी नहीं चाहिए। जी उसकी वजह से उनके साथ दुर्भावना से काम किया जाता जी है। क्या किसी पुलिस अधिकारी को इस तरीके से मजबूर करना ये राजनेताओं की जरूरत है, हकीकत है, या उनकी गलत नीतियां हैं? देखिए राकेश जी, ये जो भी कुछ हुआ उनके साथ वो अपने आप में अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण था, और ये भी तब जबकि उन्होंने एलएमजी बरामद की और उनके पास इसके पुख्ता सबूत थे, और वो सबूत या एविडेंस जो उनके द्वारा सर्विलेंस किया जा रहा था उसके भी उनके पास सबूत थे। उस सब के बावजूद एलएमजी बरामद होती है, सबूत हैं उनके खिलाफ, और तो उनका जो भी केस रजिस्टर्ड उन्होंने किया अपने आप में उचित कार्रवाई की थी, और हर कोई जो भी पुलिस ऑफिसर होता उसे यही कार्रवाई करनी चाहिए थी जो कि उन्होंने की थी। अब इसका दूसरा पार्ट है कि उनका हैरेसमेंट शुरू होता है, उनको परेशान किया जाता है, उनसे कहा जाता है कि आप विड्रॉ कर लें, आप ऐसा करें न करें, और उसके बाद उनको इतना परेशान किया जाता है कि उनके खिलाफ केस भी रजिस्टर्ड होता है, उन्हें वो त्याग पत्र भी देते हैं, और अंत में जेल में भी जाना पड़ता है। तो मैं इस विषय में सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि सर्वप्रथम उन पुलिस अधिकारियों की ड्यूटी बनती थी जिन सीनियर अधिकारियों के आदेश के अंतर्गत शैलेंद्र सिंह काम कर रहे थे। मैं पिछले दिनों सुन रहा था, एक एक्स डीजीपी जो हैं वो उनके बारे में बता रहे थे कि उसके साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, और केस रजिस्टर्ड हुआ, डीएम के ऑफिस में कुछ भी आरोप ला करके जो है एक केस रजिस्टर्ड डीएम ने करा दिया, जो भी कुछ हुआ। परंतु पहला प्रश्न ये है कि उस समय के पुलिस अधिकारी एसटीएफ टीम में वो काम कर रहा था, तो एसटीएफ टीम के अंतर्गत जो भी एसपी रहे होंगे, डीआईजी रहे होंगे, आईजी रहे होंगे, उनके डीजी रहे होंगे, उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि उस अधिकारी को प्रोटेक्शन देते। दुर्भाग्य से वैसा नहीं हुआ। चलिए, उन्होंने नहीं किया। वहां के उस समय जो भी डीजीपी रहे हों, उनकी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती थी कि जो भी कुछ पॉलिटिकल लीडर्स उसके साथ करना चाहते थे उसको वो प्रोटेक्ट करते। दुर्भाग्य से उन्होंने भी ऐसा नहीं किया। हमारे उसमें बहुत से ऐसे प्रकरण आए हैं जब हमारे द्वारा कुछ कार्रवाई की गई। हम जब जूनियर लेवल पर काम कर रहे थे और उस समय के जो भी नेता थे या पॉलिटिशियंस थे उनको वो पसंद नहीं आया, तो उस समय हमारे अपने वरिष्ठ अधिकारी जो थे उन्होंने हमारा प्रोटेक्शन किया, और जिसके कारण से हम निश्चिंत होकर अपना काम करते रहते थे। और यही स्थिति
फिर हमने सीखा कि यदि हमारा थानेदार हमारे कहने के अनुसार यदि कोई लीगल उचित कार्रवाई कर रहा है और किसी पॉलिटिशियन या दूसरे लोग इन्वॉल्व हैं तो उनको प्रोटेक्शन देना ये हमारी जिम्मेदारी थी। और जब हम उनसे बात करते थे तो पहले कह देते थे कि देखो तुम्हारा नुकसान पहले बाद में होगा, पहले जो भी कुछ होगा हम उसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हैं, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ने देंगे। तो मैं समझता हूं एक तो वहां की जो पुलिस लीडरशिप थी वो इसके लिए जिम्मेदार है, जिसने कि किसी भी लेवल पर किसी भी अधिकारी ने उनको प्रोटेक्शन नहीं दिया। नंबर 2, जो सीनियर ब्यूरोक्रेसी होती है, चाहे वो होम सेक्रेटरी हो चाहे वो चीफ सेक्रेटरी हो, उनकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो यदि कुछ ऐसा हो रहा है तो उनको प्रोटेक्ट करें। ये उनकी जिम्मेदारी, क्योंकि पॉलिटिशियन और पुलिस के बीच में एक बफर के रूप में ये अधिकारी काम करते हैं, परंतु दुर्भाग्य से उन्होंने भी वैसा नहीं किया। तीसरी चीज, यदि केस रजिस्टर्ड किया गया उसके खिलाफ तो उसका इन्वेस्टिगेशन पुलिस अधिकारियों ने किया होगा, उसके साथी अधिकारियों ने किया होगा। जब पता है कि यह मामला झूठा है और इस कारण से किया जा रहा है तो कम से कम उन लोगों को इस ढंग से नहीं करना चाहिए। यदि झूठा प्रकरण था तो वो इन्वेस्टिगेशन करते और कहते कि साहब मामला झूठा है, परंतु उन्होंने भी हिम्मत नहीं की। तो मैं समझता हूं कि शैलेंद्र सिंह की स्थिति इस प्रकार की हो गई थी जैसे अभिमन्यु जो है कौरवों से घिरा होकर के चारों तरफ से कोई उसकी सहायता के लिए नहीं आ रहा था, चारों तरफ से उसके ऊपर प्रहार हो रहे थे। शायद जो साथी उसके आसपास थे वो भी उसे यही एडवाइस दे रहे होंगे, अरे तुम क्यों पागल होते हो, तुम जो है कंप्रोमाइज कर लो, ऐसा कर लो वैसा कर लो, परंतु उसने उचित नहीं समझा या उसने कंप्रोमाइज नहीं किया, उसकी कीमत उसे चुकानी पड़ी। अब मामला आता है पॉलिटिकल लीडरशिप का। निश्चित रूप से ये पुलिस अधिकारी और ये ब्यूरोक्रेसी ये तो जिम्मेदार हैं ही, परंतु साथ में जिन्होंने भी पॉलिटिकल लीडरशिप के द्वारा जिन्होंने भी ये काम किया है, और यदि मुख्यमंत्री होने के नाते मुलायम सिंह इसके लिए जिम्मेदार हैं, और जैसा आ रहा है जानकारी में कि वो मुख्तार अंसारी जो है उनके बड़े निकट थे और उनको शेल्टर वो दे रहे थे, प्रोटेक्शन दे रहे थे, तो ये अपने आप में बहुत ही गलत हुआ है। और निश्चित रूप से इसके लिए उनके पास जाकर के ये जिम्मेदारी उनकी बनती है कि वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे और उनके खिलाफ भी कुछ न कुछ एक्शन, चाहे वो आज हो या कभी हो या कोर्ट के माध्यम से हो, जिस किसी माध्यम से हो, ये तीनों लोग जो हैं, तीनों पुलिस अधिकारी, ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिकल लीडरशिप, इन तीनों की जिम्मेदारी बनती है कि उसको प्रोटेक्शन देते। परंतु दुर्भाग्य से कई बार ऐसा होता है, कई बार पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो अनकंट्रोल्ड होती है, परंतु ब्यूरोक्रेसी या सीनियर पुलिस लीडरशिप वो जो है मामले को संभाल लिया करती है। परंतु यहाँ तो पुलिस लीडरशिप भी फेल हुई, जो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स थे वो भी फेल हुए, और पॉलिटिकल लीडरशिप तो अपना खेल खेल ही रही थी। तो दुर्भाग्य से जब ऐसी स्थिति होती है तो शैलेंद्र सिंह जैसे जो अधिकारी हैं उनको प्रोटेक्शन कहाँ से मिलेगा। एक जुडिशरी का वो रहता है, पर जुडिशरी भी मैंने देखा है कि जब वो भी बहुत बार पॉलिटिकल लीडरशिप या जो ब्यूरोक्रेसी होती है उनके इशारों पर काम करने लगती है, उस समय जब व्यक्ति अकेला हो जाता है तो उसके सामने और कोई चारा नहीं होता और उसे इन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, जिन परिस्थितियों से शैलेंद्र सिंह को गुजरना पड़ा। ये जो उदाहरण है शैलेंद्र सिंह का, मुख्तार अंसारी एक अपराधी है, उस पर 20 आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं, वो पंजाब की जेल में था जी, पिछले 16-17 साल से जेल में जी, एक जेल से दूसरी जेल में ट्रांसफर होता है जी, और उसको पेश किया जाता है कि शैलेंद्र सिंह को न्याय मिल गया। जी। क्या 16-17 साल जो व्यक्ति जेल में है, एक जेल से दूसरी जेल में सिर्फ ट्रांसफर हो जाता है, क्या ये शैलेंद्र सिंह के लिए न्याय हो सकता है? देखिए,
इसमें शैलेंद्र सिंह को तो खैर कोई न्याय प्राप्त नहीं हुआ है। उसको तो न्याय तब प्राप्त होगा कि उसके खिलाफ जिन्होंने झूठे केस रजिस्टर्ड किए, चाहे वो पुलिस अधिकारी थे और जिनके कहने पर किए गए, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स थे या कलेक्टर थे या वो राजनेता थे, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। और उसने जो कष्ट झेला है झूठे केस में भी जेल में रह करके, उसके लिए उसे कंपनसेट किया जाए, उसके सम्मान को वापस किया जाए, या तो उसकी सेवाओं को बहाल किया जाए या उसे आर्थिक रूप से कंपनसेट किया जाए। जो भी कुछ तरीका उसको, जो उसके सम्मान को वापस दिलाने के लिए ये तरीके हो सकते हैं। जहां तक मुख्तार अंसारी का सवाल है, हाँ, अंतर एक हो सकता है कि शायद जिस ढंग से उनको फ्रीडम वहां पर मिली हुई थी या जितनी सुविधाएं वहां मिल रही थी, वो शायद सुविधाएं यहां पर हम ऐसी अपेक्षा करते हैं कि वर्तमान शासन में वो सुविधाएं उनको नहीं मिलेंगी और जेल वास्तव में एक जेल के रूप में होगी। तो इतना तो न्याय शायद उसके साथ होगा। दूसरी हम अपेक्षा करते हैं जो केस पेंडिंग पड़े हुए हैं और उसके उपस्थित न होने के कारण जिनमें डिसीजन नहीं हो पा रहा था या जिनमें निर्णय नहीं हो पा रहा था, तो उन केसेस में अब निर्णय जल्दी से जल्दी सुनाया जाए, उसे सजा मिले, ऐसी हमारी अपेक्षा है। तो ये अपने आप में न्याय का एक तरीका होगा यदि ऐसा होता है, क्योंकि पहली सरकारों और उनका जो सिस्टम जो था वो उसके प्रोटेक्शन में काम कर रहा था, उसको बचाने के लिए काम कर रहा था। तो जो भी काम हो रहा था उसको बचाने के लिए, इसलिए वो जेल में रहते हुए भी, मैंने जो सोशल मीडिया में पढ़ा है और डीजीपी साहब को मैंने कहते हुए सुना है कि वहाँ के जहाँ भी वो जेल में थे वहाँ के कलेक्टर, डीएम जेल में जाया करते थे और उनके साथ बैडमिंटन खेला करते थे। यदि ये सही है तो उन डीएम के खिलाफ भी केस रजिस्टर्ड होना चाहिए और उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, पहला काम। दूसरा, अब कम से कम उनके लिए शायद कुछ मछलियों का तालाब भी बनाया गया था और भी सुविधाएं जो हैं उनको प्रदान की गई थी, तो वो सुविधाएं शायद अब नहीं मिलेंगी और एक वास्तविक रूप में जेल कैसी होती है शायद उनको रियलाइज होगा और जल्दी से जल्दी केसेस का डिस्पोजल हो, उसमें उनको सजा प्राप्त हो। तो मैं समझता हूं कि शायद हम न्याय की तरफ थोड़ा जल्दी से पहुंच पाएंगे। मुख्तार अंसारी 17 साल से जेल में है। उत्तर प्रदेश की जेल में वो 2019 तक थे। 2019 में वो पंजाब की जेल में शिफ्ट हो जाते हैं किसी मुकदमे के रहते और 21 में वो वापिस आ जाते हैं जी। सिर्फ 2 वर्ष उन्होंने पंजाब की जेल में जो सुविधाएं कही जा रही है वो भोगी है जी। लेकिन उससे पहले जी 14 साल 15 साल वो यूपी की जेलों में ही रहे। बिल्कुल ठीक। वहां भी उन्होंने सुविधाएं भोगी। जी। अभी मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, मुख्तार अंसारी जी के बड़े भाई हैं जो लोकसभा सदस्य भी हैं जी। उनका कहना था कि आप ब्लैक और व्हाइट करके इन चीजों को नहीं देख सकते। एक अपराधी ब्रजेश सिंह है जो बनारस की जेल में बंद है, वाराणसी में, उसका 3 टाइम का खाना और उसकी चाय तक उसके घर से बनकर जेल के अंदर डेली जाती है। ये उनका कहना था। उसको वही सुविधाएं उपलब्ध हैं जो मुख्तार अंसारी को पहले 15-14 साल यूपी की जेलों में मिलती थी। तो एक सरकार एक अपराधी को सुविधाएं देती है, दूसरी सरकार दूसरे अपराधी को वही सुविधाएं उपलब्ध करा देती है। तो क्या अपराधी सत्ता के इस तंत्र का टूल नहीं बन गया है? हाँ, यदि ऐसा है तो निश्चित रूप से ये गलत है और मैं तो यही कहूँगा कि अपराधी जो भी हों उनके साथ समान व्यवहार और उनके अपराधों को देख करके, उनके अपराधों की गंभीरता को देख करके उनके साथ उसी ढंग का व्यवहार किया जाना चाहिए।
यदि किसी को ईंधन की विशेष सुविधाएं दी जा रही हैं, चाहे वो और यदि दी भी जा रही हैं तो वो गलत हैं और इसके आधार पर मुख्तार अंसारी को दी गई सुविधाएं सही नहीं ठहराई जा सकती। यदि आप चोरी करते हैं और दूसरा भी चोरी करता है तो इस आधार पर चोरी करना जो है वो जस्टिफाइड नहीं हो सकता कि क्योंकि दूसरा भी चोरी कर रहा है इसलिए आप भी चोरी कर सकते हैं। खैर, यदि ऐसा किया जा रहा है तो मैं समझता हूं कि वो गलत है और निश्चित रूप से ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी सरकारें हैं अपराधियों के साथ जब तक कड़ाई के साथ उनके साथ व्यवहार नहीं करेंगी और 19 तक यदि रहा है वो यूपी की जेल में तो उसे उस समय क्यों नहीं सजा दिलवाई जा सकी, ये भी एक प्रश्न है। इस दौरान क्यों नहीं वो जो केसेस जो उसके खिलाफ पेंडिंग पड़े थे उनका जल्दी से निपटारा क्यों नहीं हुआ, ये भी एक प्रश्न है। खैर, अब हम अपेक्षा करते हैं शायद अब आने के बाद ये जो है जल्दी से प्रारंभ हो सकेगा और प्रकरणों का निपटारा हो सकेगा। और जहां तक ब्रजेश सिंह का सवाल है, यदि ये सही है, ऐसा हो रहा है तो वो गलत है, नहीं होना चाहिए और वो रुकना चाहिए। और यदि नहीं हो रहा है तो उसके विषय में मुझे कुछ कहना नहीं है। परंतु हाँ, सत्ताएं जब अलग अलग सत्ताएं आती हैं उनके अपने अपने लोग होते हैं और अपने अपने लोगों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की जाती है, जो कि गलत है। चाहे ये सरकार हो चाहे दूसरी सरकार हो, जिस किसी को भी हम अपराधियों को यदि हम शेल्टर देते हैं, अपराधियों को प्रोटेक्शन देते हैं और अपराधियों को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, वो अपने आप में गलत है। किसी भी सरकार के द्वारा अपराधियों को शेल्टर देना संवैधानिक भी नहीं है, नैतिक भी नहीं है और सभी सरकारों को इसका पालन करना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद ईमानदार पुलिस अधिकारियों पर सत्ताओं की गाज गिरती रही है। यह हिंदुस्तान का इतिहास है। एक दो अधिकारी नहीं है, ऐसे कई अधिकारी है। एक सरकार आती है जी, तो एक अधिकारी को जेल में डाल देती है, जी, दूसरी सरकार आती है दूसरे अधिकारी को जेल में डाल देती है, जी, एक सरकार आती है जी, एक अपराधी को सुविधाएं उपलब्ध करा देती है, दूसरी सरकार आती है दूसरे अपराधी को सुविधाएं उपलब्ध करा देती है। ये अभी तक चलता रहा जी। है। लेकिन आज जिस प्रकार की सत्ता है, योगी जी और मोदी जी जैसे लोग सत्ता में आए हैं, जी, वो चाहते हैं बदलाव लाना और उस तरीके से कार्य भी कर रहे हैं। लेकिन ऐसे उदाहरण जब सामने आते हैं जी, तो ऐसा नजर आता है जैसे ये बदलाव नहीं हो रहा है या उनकी जानकारी के बगैर ये सब चल रहा है। संजीव भट्ट गुजरात के अंदर एक आईपीएस अधिकारी है। जी, कस्टोडियन डेथ की वजह से जी, उनको सजा दी जाती है। जी, मुझे जहां तक जानकारी है वो पहले आईपीएस अधिकारी हैं जिनको कस्टोडियन डेथ में सजा हुई है। जी, अदरवाइज इसको सिपाही, हेड कांस्टेबल और इंस्पेक्टर लेवल तक के अधिकारियों को जी, दोषी मानकर जी, आईपीएस लेवल के अधिकारियों को छोड़ दिया जाता था। उनको सजा दी गई, उसके पीछे भी पॉलिटिकल वेंडेटा वो खुद कहते हैं। जी, ये संजीव भट्ट जी का कहना है जी। कि भाई मुझे राजनीतिक वजह से फंसाया गया। क्या किसी ईमानदार अधिकारी को पॉलिटिकल वेंडेटा की वजह से अपराधी साबित कर देना न्यायिक व्यवस्था के लिए ठीक हो सकता है? देखिए, आपने प्रश्न बड़ा अच्छा उठाया है। ये पुलिस अधिकारियों के सामने हमेशा ही ईंधन का प्रश्न रहता है, चुनौती रहती है कि कैसे बैलेंस करें। एक तरफ ड्यूटी होती है, दूसरी तरफ पॉलिटिकल प्रेशर होता है और उससे कैसे रास्ता बनाया जाए। कुछ लोग रास्ता बनाने में सफल हो जाते हैं, कुछ लोग नहीं बना पाते और उसके कारण से उसकी कीमत उनको चुकानी पड़ती है। संजीव भट्ट जी का जो प्रकरण आपने सामने लाया है, मैं समझता हूं शैलेंद्र सिंह जैसा ही वो प्रकरण है। अब समस्या ये है कि कई बार ऐसा देखने को प्रतीत होता है, ठीक है, राजनीतिक लीडरशिप कुछ कर रही है,
केस भी बना दिया गया। परंतु जुडिशरी क्यों ऐसे समय पर काम नहीं कर पाती, यह प्रश्न बड़ा अचंभित करने वाला है कि भाई यदि ये दिखाई दे रहा है और यदि ये सब कुछ स्पष्ट है कि उनका कोई रोल इस ढंग से नहीं है और कस्टोडियल डेथ में उनका सीधा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इनडायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। यदि उस ढंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की जाए तो फिर तो होम मिनिस्टर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, फिर तो चीफ मिनिस्टर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप कहाँ तक ले जाते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। परंतु यदि एक किसी सेल में यदि किसी की डेथ होती है तो वहाँ जो प्रभारी हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको देखभाल करने की, और यदि उनके द्वारा गलती हुई है तो वही उसके लिए दोषी माने जाते हैं और माने जाने चाहिए। तो इस रूप में पर दुर्भाग्य ये है कि जब सपोज करिए कि एग्जीक्यूटिव, पॉलिटिकल पावर, ये सारे के सारे जब आपको सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं या जस्टिस नहीं दे पा रहे हैं तो जुडिशरी आपको, ऐसे में हम जुडिशरी से अपेक्षा करते हैं कि वो ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे अधिकारियों का प्रोटेक्शन उन्हें करना चाहिए और वो करेंगे। परंतु दुर्भाग्य से यहाँ से भी हमें निराशा हाथ लगती है और इन प्रकरणों में यही हमें देखने को मिला है। तो मुझे अजीब सा लगता है कि आखिर जुडिशरी को क्या हो गया है कि उनकी जमानत नहीं हो पा रही। हर प्रकरण में हर अपराधी की जमानत हो जाती है, परंतु संजीव भट्ट की जमानत नहीं हो पा रही। उनके खिलाफ जो केस अभी भी चल ही रहा है और उसमें उनको मुलजिम बनाने की कोशिश की जा रही है। तो ये जो तरीका है ये निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। इसीलिए कई बार ये प्रयास हुआ है और जितने पुलिस कमीशन बने हैं उसमें ये कोशिश होती रही है कि पुलिस को पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से अलग रखा जाए। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्देश भी दिया है कि जो इन्वेस्टिगेशन होता है, इन्वेस्टिगेशन में कोई भी सत्ता, कोई भी व्यक्ति, कोई भी अधिकारी, कोई भी बाहर से उसमें इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। इस सब के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दिए हैं, उस सब के बावजूद हालांकि समस्या जो है वो ज्यों की त्यों बनी हुई है। और वो चैलेंज जो कि संजीव भट्ट या शैलेंद्र सिंह या उन जैसे और कहीं कोई दूसरे लोग अपना जो फेस कर रहे हैं, वो चैलेंज आज भी उन पुलिस अधिकारियों के सामने है जो कि सही ढंग से काम करना चाहते हैं, परंतु पॉलिटिकल जो इन्फ्लुएंस रहता है उसको का जहां कहीं वो थोड़ा सा विरोध करने की या रोकने की कोशिश करते हैं तो उसकी कीमत उनको इस रूप में चुकानी पड़ती है। और पिछले दिनों से दुर्भाग्य से एक ट्रेंड चला है, एक सत्ता आती है तो उस समय के जो पुलिस अधिकारी होते हैं तो वो, और या ब्यूरोक्रेसी होती है तो वो हटा दिए जाते हैं, दूसरे आते हैं और पहले वालों के खिलाफ फिर केस रजिस्टर्ड होते हैं, सीनियर अधिकारियों के खिलाफ भी केस रजिस्टर्ड होते हैं। कई प्रदेशों में इस ढंग का वातावरण या माहौल चल रहा है, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है और उसका खामियाजा पुलिस अधिकारी भुगत रहे। आपने बताया कि पुलिस अधिकारी खामियाजा भुगत रहे हैं। मेरा मानना है कि ये देश इसका खामियाजा भुगत रहा है, इस देश की जनता इसका खामियाजा भुगत रही है। पॉलिटिकल नेता पुलिस अधिकारियों का, अपराधियों का टूल के तौर पर उपयोग कर जाते हैं जी। और उनका टूल के तौर पर उपयोग करने के लिए ही वो इस सब तरीके की चीजें करते हैं। पुलिस सुधार के लिए धर्मवीर आयोग जी ने एक बड़ी विस्तृत रिपोर्ट दी थी जी। आप भी उसको बड़े अच्छे से जानते हैं। उसको लेकर आज तक कोई एक्शन किसी सरकार के द्वारा जी किसी राष्ट्रवादी, राष्ट्र के विषय में सोचने वाली सरकार जी
जो राष्ट्र में सुधार भी लाना चाहती है, जी। ऐसी सरकारें जी क्यों नहीं चर्चा कर पा रही है? देखिए, एक तो समस्या ये है कि जब आप अपोजिशन में होते हैं तब आपको लगता है कि जी पुलिस में सुधार होना चाहिए, और जब आप सत्ता में आते हैं तो आप जो है पुलिस को टूल के रूप में यूज करना शुरू कर देते हैं। टूल के रूप में यूज करना चाहते हैं तो आपको वैसी ही पुलिस चाहिए, और उसी के माध्यम से आपके जो भी, जिनको भी आप साधना चाहते हैं, जिनसे भी बदला लेना चाहते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, सही गलत, तो वो उसी टूल के माध्यम से हो पाता है। तो ये तो सामान्य रूप से हर सरकार की यही स्थिति रही है, और इसलिए जब जो सत्ता में होता है वो ये महसूस करते हैं कि जी सत्ता हमारे लिए हमेशा के लिए है, हम तो सत्ता से जाने वाले नहीं। कांग्रेस को भी यही गलतफहमी थी, इसलिए वो जिनको भी यूज करना होता था कर लेते थे, अपने ढंग के जो भी ऑफिसर छांट लिए, उनके माध्यम से जो काम कराने होते थे अपने तरीके से करा लेते थे, और उस ढंग का सिस्टम सबको सूट करता है। चाहे स्टेट गवर्नमेंट्स हो, स्टेट गवर्नमेंट्स को भी इसी ढंग का सिस्टम सूट करता है कि वो जो है इस ढंग के ऑफिसर रहें जो उनके हिसाब से काम करते रहें, और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इसी ढंग से सूट करता है कि उनके हिसाब के ऑफिसर और वो जो है उस ढंग से काम करते रहें। तो ये दुर्भाग्यजनक है जी, और ये इस कारण से ही कोई परिवर्तन इसमें नहीं आ पा रहा, और ये पॉलिटिकल लीडरशिप और ब्यूरोक्रेसी दोनों ही पुलिस पर अपना कंट्रोल बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जो असली पावर है, असली सत्ता है, वो इनके हाथ में है, और उनके माध्यम से वो अपने विरोधियों को या अपने जो भी जिनसे भी प्रॉब्लम होती है उनको जो है ठीक करने की कोशिश करते हैं, और इसलिए पुलिस का उपयोग इस रूप में करते हैं। और इसलिए ये सरकारें कोई पुलिस रिफॉर्म की बात तो करेंगे, परंतु वास्तविक रूप में धरातल पर किसी ढंग का कोई रिफॉर्म जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। धर्मवीर आयोग की आपने बात की, उन्होंने बड़ी विस्तृत, और उसमें आईएएस ऑफिसर्स भी थे, आईपीएस ऑफिसर्स भी थे, दूसरे ऑफिसर्स भी थे, और विस्तृत रूप से पूरे देश में उसमें चिंतन हुआ, और उसको बाद जो है वो कमीशन की रिपोर्ट दी गई, और उसमें इस विषय पर काफी चिंतन हुआ है कि पुलिस को किस ढंग से पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से अलग रखा जाए, और उसके लिए इन्होंने एक सिस्टम बताया। परंतु दुर्भाग्य से कोई भी सरकार, चाहे पहले की थी आज की है, इस विषय में कोई चिंतन नहीं कर रही। राष्ट्रवादी सरकार का जहाँ तक प्रश्न है, हम अभी भी अपेक्षा करते हैं, हो सकता है वो और समस्याओं में उलझे हुए हों, इसलिए उनको शायद समय नहीं मिल पा रहा है। जब भी शायद समय मिले तो इस तरफ भी वो ध्यान देंगे, और उनको ध्यान देना चाहिए, ऐसी हमारी अपेक्षा है। यदि वो ध्यान दे पाते हैं तो इस देश का बड़ा सौभाग्य होगा, और पुलिस विभाग को भी एक राहत मिलेगी। पुलिस विभाग के लिए नहीं, देश की जनता को भी एक बहुत बड़ी राहत मिलेगी। आप रिटायर हो चुके हैं जी। अब संन्यास्त आश्रम से पहले का एक आश्रम होता है जिसमें सामाजिक जिम्मेवारी जी निभानी पड़ती है। जी। आप उस सामाजिक जिम्मेवारी का निर्वाह करने के उस समय में हैं। जी। तो ये जो पुलिस रिफॉर्म है, ये सिर्फ पुलिस रिफॉर्म की बात नहीं है। जी। ये पुलिस रिफॉर्म इस देश की जनता को बहुत बड़ी जी मदद करने वाला है। बिल्कुल ये साफ नजर आता है। बिल्कुल सही। इस देश की जनता जानती है, आप अधिकारी रहे, आप भी जानते हैं, जी। दिल्ली के थाने का एसएचओ तब तय होता है जब एक तय कीमत फिक्स हो जाती है। जी। बीट ऑफिसर तब फिक्स होता है जब उसकी कीमत फिक्स हो जाती है। जी। ये दिल्ली की जनता भी जानती है, जी। इस देश की जनता भी जानती है। जी। ये मेरा प्रश्न नहीं है, जी। ये हमारे व्यूअर्स का प्रश्न है, जो हमें अपनी क्वेरीज और अपने क्वेश्चंस भेजते हैं। बिल्कुल ठीक है। वो कहते हैं हम जानते हैं जी। थाने बिकते हैं, जी। बीट ऑफिसर
को बीट बेची जाती है। जी। इसके बावजूद आपको जब समाज में सुधार लाना है, आपका वो दौर है जी। तो आपका क्या मानना है? देखिए जी, मेरा मानना है कि पुलिस में सुधार की बहुत बड़ी आवश्यकता है और मैं समझता हूं और मेरा ये मानना है कि आईपीएस अधिकारी होने के नाते जो आईपीएस अधिकारी हैं उनकी ये विशेष जिम्मेदारी बनती है। दुर्भाग्य से इस देश में पुलिस में काफी कुछ करने की कोशिश की गई है, आईपीएस अधिकारियों ने भी काफी कुछ काम करने की कोशिश की है, पर एक फ्रंट जहां पर वो फेल हुए हैं वो है भ्रष्टाचार। पुलिस में व्याप्त भ्रष्टाचार को वो खत्म करने में सफल नहीं हुए। ये हो सकता है एक अधिकारी आया, उसने कुछ समय तक काम किया, उसने सही ढंग से काम किया तो भ्रष्टाचार का लेवल जो है वो कम अधिक हो गया, परंतु पूरी तरह से भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ। उसका कारण जब तक एक समन्वित रूप से पूरे सिस्टम की ओवरहॉलिंग नहीं होती, पूरे सिस्टम में इस बात को लेकर कि हमें भ्रष्टाचार खत्म करना है, ऊपर से लेकर नीचे तक पॉलिटिकल लीडरशिप, उसकी भी ये विल पावर हो, उसका भी ये डिसीजन हो, ब्यूरोक्रेसी उसका भी ये डिसीजन हो, और पुलिस लीडरशिप इसका भी ये डिसीजन हो कि हमें पुलिस विभाग से और पुलिस विभाग से नहीं और भी विभागों से ये करप्शन को खत्म करना है। यदि ऐसा कुछ हो पाए, तीनों मिलकर के ये डिसीजन लें और उसको इम्प्लीमेंट करें, तो निश्चित रूप से ये काम हो सकता है। वैसे ये भी है, यदि इंडिविजुअल लेवल पर भी यदि कहीं कोई प्रयास किया जाता है तो उसका प्रभाव भी पड़ता है। मैंने देखा है केपीएस गिल के आने के बाद किस ढंग से पंजाब में मिलिटेंसी खत्म हुई। ठीक है, उसमें अकेले केपीएस गिल का वो नहीं था, पर केपीएस गिल उसको लीड कर रहे थे, और एक व्यक्ति के आने के बाद किस ढंग से सिचुएशन में परिवर्तन आया ये हम जानते हैं। टीएन शेषन के बारे में हम सुनते हैं कि जो चुनावों में जो धांधली होती थी उसको ठीक करने में टीएन शेषन एज एन इंडिविजुअल उन्होंने एक बहुत बड़ा रोल जो है अदा किया। तो इस रूप में मैं ये महसूस करता हूं कि इंडिविजुअल भी बहुत बड़ा रोल अदा कर सकते हैं, परंतु देश के लेवल पर ये जो इतनी बड़ी समस्या है उसको समाप्त करने के लिए पॉलिटिकल लीडरशिप, ब्यूरोक्रेसी, पुलिस लीडरशिप, इन तीनों को जो है एक प्रकार से शपथ लेनी होगी, उनको निर्णय लेना होगा, और उसके आधार पर इसको खत्म करने का प्रयास जो है जब तक नहीं होगा तब तक उस ढंग की सफलता हमें नहीं मिल सकती। कहीं एक व्यक्ति के आने के बाद थोड़ा परिवर्तन आता है, ये ठीक है, परंतु वो व्यवस्था का पार्ट नहीं हो पाता। देश के कर्णधारों के लिए वो कर्णधार पुलिस सर्विस में भी हो सकते हैं, न्यायविद भी हो सकते हैं, पॉलिटिकल लीडर भी हो सकते हैं, समाज सुधारक भी हो सकते हैं। जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं, ईमानदारी, सत्यता, यही सबसे बड़ा पैमाना है। इस पैमाने से, अपने मन के भाव से जब सत्य को मापने लग जाओगे तो इस देश को सही दिशा दे पाओगे। इस दिशा में आगे बढ़ने की अपेक्षा देश के सभी कर्णधारों से है, और कर्णधार वो नहीं है जो सत्ता के शीर्ष पे बैठे हैं। कर्णधार वो भी है जो गली में है, जो सड़क पे है, लेकिन विचारवान है, विचार कर रहा है। इन सभी विषयों पर विचार करने की आवश्यकता है। देश के सभी नागरिकों से और अपने सभी व्यूअर्स से मेरा एक अनुरोध है, मैं आपसे सवाल मांगता हूं, प्रश्न कीजिए देश की समस्याओं से जुड़े हुए। मैं उन प्रश्नों को आनंद जी जैसे अनेकों अधिकारियों के पास लेके जाऊंगा। उन प्रश्नों के जवाब मिलेंगे, और नहीं मिलेंगे तो उनको कैसे, उन प्रश्नों को कैसे हल किया जा सकता है, उस पर चर्चा जरूर शुरू होगी। ये देश हित की चर्चा है, देश हित के लिए निवेदन है। जय हिंद, जय भारत।